हेलो दोस्त, मैं आपका भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। जिसमें से आज मैं क्लास 9 का विषय विज्ञान, आज मैं साइंस का जो है वो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। आप जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। उसके बाद जो है आपको ये पता चल जाएगा कि जो इतना क्वेश्चन जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है वो कितना ही इम्पोर्टेंट है। और इसका एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि मैं एनालिसिस को किस तरीके से करवाता हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा। क्लास 9 का विज्ञान का जो यहाँ पे मॉडल सेट जो करवाया गया है और उसको मेरे वीडियो से कंपेयर करके देख लीजिएगा कि इतना बेहतर जो है यहाँ पे एनालिसिस और जो है पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा। आप जो है इस चीज़ को ये पहले खुद से देख लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने पे यकीन नहीं कीजिएगा, आप पूरा कंपेयर कर लीजिए। फिर है जो मेरे वीडियो पे आप जो है वो ट्रस्ट कीजिए। अदरवाइज़ जो है मेरे वीडियो को आप मत देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। लेकिन आपको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। हम जो है वो एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस इस तरीके से करवाएंगे कि यहाँ पे जो है पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दिया होगा। ये मेरा 100% गारंटी है, मैं ये 100% वादा करता हूँ। चलिए अब हम जो है बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक जो है टोटल 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे टोटल जो 40 क्वेश्चन है उसको शुरू से अंत तक देखिए। और उसके बाद हमें जो है कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम बिना कुछ देर किए हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। एक वस्तु जो है आर त्रिज्या है और वृत्ताकार पथ पे क्या कर रही है, घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा वो बताना है। चलिए हम देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे होना चाहिए। इसका जो है वो एनालिसिस किस तरीके से होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि एक वृत्त है ना। एक वृत्ताकार क्या है, पथ पर घूम रहा है। आर त्रिज्या का कोई वस्तु है यहाँ पे। तो मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ये आधा आधा वृत्त के बाद ये उसका विस्थापन पूछा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते हुए ये मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ से ये घूमते हुए गया और यहाँ तक पहुँचा, तो ये आधा इसका वृत्त हो गया। तो आधे वृत्त के बाद इसका विस्थापन क्या होता है, तो हम विस्थापन के बारे में पढ़े हुए हैं। विस्थापन क्या होता है कि किसी भी दो बिंदु के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है उसको बोलते हैं विस्थापन। आप चैप्टर में पढ़े होंगे, गति वाले चैप्टर में ये बताया गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से ये बिंदु ए और मान लो बिंदु यहाँ पे बी, ए से बी तक ऐसे करके गति करते हुए गए, लेकिन इसका विस्थापन अगर पूछेंगे तो ये वाला हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको जो बोलेंगे वो डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यास। इसको व्यास बोलते हैं। ध्यान रहे कि व्यास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुने त्रिज्या होता है। और त्रिज्या का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है आर, तो 2 गुने आर, तो ये हो जाएगा 2r। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2r, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें। और पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद जो है मेरा एनालिसिस देखिए तो और ही अच्छा फ़ायदा करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, या फिर वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकेंड जो होता है परिवर्तन की दर को यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है त्वरण।
देखिए इसका जो एनालिसिस होगा इस तरीके से होगा। हमको वेग 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 बटे यहाँ पे क्या निकालना है, प्रति सेकेंड मीन्स नीचे समय, वेग बटे समय। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो वेग बटे समय, वेग को हम v से दिखाते हैं और टाइम यहाँ नीचे t लिखेंगे। तो v अपॉन टी, v बाई टी जो होता है वो क्या होता है, एक चीज़ आप पढ़े होंगे, यहाँ पे थोड़ा आते नीचे, यहाँ पे v माइनस यू बाई टी जो होता है वो क्या होता है, a होता है, और a को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर u का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v बाई टी, और v बाई टी क्या होता है, यहाँ पे त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। मीन्स वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर, परिवर्तन तो हो रहा है ना, v पहले था, पहले जो था u था, अब v हो गया, तो v माइनस यू और बाई में t, तो यहाँ पे जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है, और प्रति सेकेंड मीन्स नीचे टाइम लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 3 नंबर है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकेंड ही इकाई होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का ही इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, इसका आंसर त्वरण हो जाएगा। हम अभी पढ़े कि त्वरण को ए से दिखाते हैं, और ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि v माइनस यू, v का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, v का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे जो होगा वो टाइम का सेकेंड होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, मीटर बाई सेकेंड, और 1 सेकेंड और नीचे है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो हो गया क्या हो गया, त्वरण का जो है वो इकाई हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। तो यहाँ पे देखेंगे दूरी और समय का जो ढलान होता है, ढलान मीन्स क्या, ढाल मीन्स होता है यहाँ पे क्या, स्लोप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्लोप। तो इसका जो है वो ढलान जो है वो किसका मान बताता है। तो ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, वेग का ग्राफ बताता है, वेग बताता है। मीन्स दूरी बटा समय क्या होता है, वेग ही तो होता है। इसको बोल सकते हैं क्या, दूरी बटा समय को बोल सकते हैं वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग। आप दोस्त, आप पूरा, हम ये चैलेंज करते हैं, पूरा यूट्यूब पे पहले आप छान मार के देख लीजिए, इसी क्वेश्चन का जो है, इसी मॉडल सेट का जो है वो डिस्कशन वहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे आपको ट्रस्ट है, जहाँ पे आपको विश्वास है। जो यूट्यूब पे अच्छा से वीडियो चल रहा है उसका वीडियो देख लीजिए, और मेरे वीडियो से कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद ही जो है मेरे चैनल से जुड़िए। अदरवाइज हम अपने मन से जो ये दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप मेरे वीडियो में जुड़ ही जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारा ही वीडियो देखिए। आपको अच्छा कंटेंट लगा तभी देखिए, अदरवाइज मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, फिर भी मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो अपना अच्छा बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे उसको मैं अच्छा रिजल्ट दिलवा कर ही रहूँगा, उसके बाद ही सांस लूँगा। चलिए अभी फ़िलहाल अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से जो है वो ऑप्शन में लिखा हुआ यहाँ पे जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, जड़त्व का परिभाषा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या, किसी पिंड का, पिंड मतलब कोई वस्तु, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जो है वो जड़त्व जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी में लिखा है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का जो मास होता है ना उस पर जो है वो निर्भर करता है। मास जितना ज़्यादा होगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, मास के कम होने से जड़त्व भी क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ न्यूटन की गति का कौन सा नियम
बल की परिभाषा देता है। अभी हम पढ़े थे न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व की परिभाषा देता है। यहाँ पे पूछा है कि बल का परिभाषा कौन सा नियम देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन को देखेंगे तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स ना फिक्स, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए बोलते हैं दोस्त मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप देखिए एक से एक क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाऊंगा और उसका भी एनालिसिस के साथ, कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया उसका आंसर ये होगा रट्टा लगा लो, नहीं, फिर फायदा क्या हुआ जब एनालिसिस आएगा नहीं, उसका कैसे हुआ ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, दूसरा नियम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको भी क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख जाए और हमें भी डिस्कशन कराने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं। लिखा 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ध्यान रखना है दोस्त, संवेग निकालने बोल रहा है तो संवेग जिसको पी से हम लोग दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, जिसको संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग इज इक्वल टू होता है मास इंटू यहाँ पे क्या, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। तो पी इज इक्वल टू एम, पी से दिखाते हैं मोमेंटम को, संवेग को, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी जो है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो मास जो है वो कितना है 0.5, यहाँ पे लिखा है 0.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.5 और उसको गुना कर देंगे यहाँ पे किससे, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ इसका वेलोसिटी, तो 10 से गुना कर लेंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो आएगा क्या, 5 kg मीटर प्रति सेकेंड, 5 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 kg मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी का जो होता है वो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब दिया हुआ है, तो ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। संवेग जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा और साथ में बगल में केजी होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा इसका, ये एसआई यूनिट। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 0.5, तो 0.5 जो है इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0.5 जो होगा वो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 कहाँ से आएगा, 0.5 नहीं 5 ही आएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 kg मीटर पर सेकेंड, नॉट 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा इसका आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसमें जो ऑप्शन में भी गलती है और इसका जो सॉल्यूशन है इसका आंसर जो दिया है वो भी गलत है। इसका जो है सिंपल सा बात अगर सोचेंगे तो मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, पी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एम इंटू वी। मास जो है यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है केजी में, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो होगा वो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई दूसरा कुछ दूसरा बता रहा है तो यहाँ पे उसका आंसर जो होगा गलत होगा, यही जो होगा राइट होगा। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सभी में दिया है, सारा ऑप्शन जो है गलत है। और दूसरी बात आपका आंसर जो है वो 5 वाला होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब कोई बस विराम अवस्था से या फिर विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है वो किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का ये उदाहरण है। चलिए, क्योंकि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व को बताता है, जड़त्व की परिभाषा देता है, और यह जो है उदाहरण जड़त्व से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देख रहे हैं मैं कंसेप्ट भी इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू जो होता है वर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, एफ इंटू एस होता है। तो फोर्स इंटू ये क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इंटू जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे वर्क इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन होता है। तो आप फॉर्मूला भी देख लिए और इसका जो है एसआई यूनिट क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे एसआई यूनिट जो होता है वो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ है जूल। यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है वर्क का एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है, कार्य का एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 केजी है। ये मास दिया हुआ है, चंद्रमा पर के किसी वस्तु का मास यहाँ पे 40 केजी है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ये बताना है, कि उसका भार जो है वो पृथ्वी पर कितना होना चाहिए हमको ये बताना है। तो चंद्रमा पर जो क्या है मास, मास ऑफ अर्थ जो होता है वेट ऑफ क्या होता है, वेट ऑन मून जो होता है वो वेट ऑन अर्थ का क्या होता है बाई 6 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वेट ऑफ में अर्थ निकालना है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 40 इंटू 6 6 24 240 हो जाएगा सीधा सा बात। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। चलिए दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है क्या वेट निकालने। एक चीज़ हमको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो चंद्रमा का जो यहाँ पे जो उस चंद्रमा पर किसी पिंड का जो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है वो द्रव्यमान 40 केजी है। तो पृथ्वी पर भी उसका द्रव्यमान जो है वो 40 केजी होगा, लेकिन यह द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे भार पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो भार जो निकालना है हमको वेट निकालना है ना। वेट निकालना है कहाँ पर, अर्थ पर। तो वेट जो होगा अर्थ पर क्या होगा, वो मास को अगर हम इसके ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो हो जाएगा वो पता चल जाएगा वेट कितना होगा। तो मास जो है यहाँ पे दिया है 40 केजी और ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे 10 होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि 40 गुने 10 ये हो जाएगा 400। और यहाँ पे जो वेट होता है, वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ पे 400 जो हो जाएगा वो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो केजी लिखा है तो ये केजी नहीं होगा, बस 400 न्यूटन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केजी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 400 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे के रूप में जाना जाता है। लिखा हुआ है जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है वो संपीड़न के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ इंग्लिश में कंप्रेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है क्या, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के बाद पुनः सुनाई देती है उसे जो है वो गूंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, उसको इंग्लिश में एक्को बोला जाता है। एक्को जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो कौन से पदार्थ हैं जिसके कणों के बीच आकर्षण बल जो होगा वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। हम पढ़े हुए हैं कि आकर्षण जो कणों के बीच होता है वह सबसे ज़्यादा जो होता है वो ठोस में होता है। इसके कण जो होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर तरल में, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या, तरल बोल सकते हैं या फिर द्रव बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए द्रव लिख देते हैं। उसके बाद जो होता है गैस में, तो सबसे कम जो होता है गैस में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, सॉरी, सबसे कम जो हो आकर्षण बल इसमें होता है, सबसे कम होता है, और इसमें आकर्षण सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि पूछा है सबसे कम आकर्षण किस में होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन सा तापमान है जिस पर जो पानी है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में ही लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ए में ही दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, 100 ग्राम जल में 200 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। 100 ग्राम जल में दो दो 20 ग्राम जो है वो चीनी मिलाया गया, तो उस विलयन की सांद्रता निकालना है। विलयन की सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या, कंसंट्रेशन निकालने बोला है, तो थोड़ा देख लेते हैं कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला आपको इसमें जो है वो सांद्रता निकालने के लिए बोला गया है। तो सांद्रता निकालने का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे सांद्रता इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है, ये विलय जो होने वाला है मीन्स चीनी का दिया है 20 ग्राम, और यहाँ पे जो है वो जल का दिया है कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम तो होगा और प्लस 20 ग्राम और हो जाएगा इसमें ऐड, मीन्स यहाँ होता है विलय होने वाले पदार्थ जो होता है विलय और यहाँ विलियन, यहाँ पे होता है विलियन और इनटू होता है 100, ऐसा करके फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे विलय विलायक विलियन होता है ना, तो विलय विलायक विलियन, तो यहाँ पे विलय होता है, यहाँ पे विलियन होता है और इनटू 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट बटे में सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या होगा गुने 100, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे 20 बटा में क्या होगा 100 प्लस 20 और गुने 100। तो अगर हम देखेंगे तो 20 बटे 120 और गुने 100, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 और यहाँ से 2 से 6 बार में कटेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 16.2/3 आएगा परसेंटेज में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एसआई मात्रक बताना है किसका, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले एसआई मात्रक निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एसआई मात्रक निकालना अगर घनत्व का, डेंसिटी का, इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, तो ये होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है केजी और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे केजी मीटर क्यूब, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में है केजी मीटर क्यूब। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है।
निलंबन का कौन सा गुणधर्म है? निलंबन जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का कौन सा प्रॉपर्टी जो है सस्पेंशन का है? तो ऑप्शन 80, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन जो है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। मीन्स क्या? हेट्रोजेनियस मिक्सर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो कपूर और नमक के मिश्रण को अगर देखेंगे तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। सब्लिमेशन विधि में क्या होगा कि कपूर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। वैसे पदार्थ जिसमें जो कोई पदार्थ है ठोस जो है, वैसे विलयन ऐसे इसमें बोल सकते हैं वैसे मिश्रण। ऊर्ध्वपातन का डेफिनेशन ये होगा, वैसे मिश्रण जिसमें से ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और नमक अगर कपूर मिला हुआ है तो नमक तो बचा हुआ रह जाएगा, लेकिन कपूर जो है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या निकालना है, मीन्स क्या निकालना है हमको? मास नंबर निकालने के लिए जो होता है वो क्या होता है? मास नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है P+N। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप तुरंत से आंसर दे लेंगे। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आप ये फार्मूला बस ध्यान में रखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला ध्यान में रखना है, बस हो गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पे NH3 का आणविक द्रव्यमान बताना है। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का जो होता है वो मास नंबर होता है 14 होता है। और नाइट्रोजन जो है एक अकेला है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। और अगला जैसे ही दूसरा एलिमेंट होगा हम प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है 1 होता है, और ये हाइड्रोजन 3 है तो 3 लगा देंगे। 14 को 1 से गुना करेंगे आएगा 14, और इधर 1 को 3 से गुना करेंगे आएगा 3, और 14 3 हो गया 17। और यहाँ पे लगा देंगे यूनिफाइड, यू से दिखा देंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। चलिए लिखा है स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे पढ़ के, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बी में दिया हुआ है। यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन जो है इसका, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है क्या? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अगर आप इसका डिस्कशन देखेंगे तो ऐसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है H2O अगर बना हुआ है, तो H2O बनने के लिए ये जो होता है वो 1:8 के अनुपात में ही बनेगा। अगर देखना चाहते हैं तो देखिए कि हाइड्रोजन का मास नंबर जो होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, फिर ऑक्सीजन आ गया तो अनुपात का साइन ले लेते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक अकेला है तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 16। तो ये देखेंगे 1:8। ये जो है कभी भी वाटर बनेगा, चाहे वाटर कभी भी बने तो 1:8 में ही बनेगा। तो इस तरह से जो निश्चित आ रहा है ना, वो हमेशा क्या होता है, इसमें कोई भी अगर यहाँ पे रासायनिक पदार्थ बनेगा तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित ही रहेगा, ऐसे ही अनुपात में बनेगा। अगर हमको वाटर बनाना है तो 1:8 में ही बनेगा, दूसरे में नहीं बन सकता। तो ये बोलता है ऑप्शन नंबर बी का 22 का जो है बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 23 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे 36 ग्राम जो है जल का सही प्रतिनिधित्व कौन करता है, यहाँ पे देखना है।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल का कौन प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो होगा वो चलिए दोस्त यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो होगा वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे जो हमको निकालना है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या निकालने का फार्मूला यहाँ पे होगा गिवन मास। एक मिनट हम देख लेते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसको लिखते हैं गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। ये होता है फॉर्मूला। मीन्स दिया गया मास, तो दिया गया मास कितना है 36 ग्राम, तो 36 लिख लेंगे ग्राम में, है ना। और यहाँ पे मोलर मास, तो मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जल दिया है तो जल का मोलर मास H2O का निकाल लेते हैं। H हाइड्रोजन का कितना होता है मास नंबर 1 होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है द्रव्यमान संख्या वो 16 होता है, और अकेला है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 16। तो यहाँ पे देखेंगे 16 और 2 हो गया 18, तो यहाँ पे 18 जो हो जाएगा वो इसका 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 2 से कटेगा 18 से कटेगा 2 बार में, तो इसका जो हो जाएगा 2 मोल जल। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्या देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, तो न्यूट्रॉन पर जो है वो कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश रहता है, कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल एक तरफ से समझिए, कोई भी चार्ज नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा कण क्या है। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो अल्फा कण के बारे में वहाँ पे एक लाइन डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी से कि यहाँ पे अल्फा कण जो होता है वो धन आवेशित हीलियम परमाणु होता है। ये डायरेक्ट वहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के कारण होती है। तो देखेंगे समस्थानिक, ये समस्थानिक की बात कर रहा है, तो समस्थानिक किसको कहते हैं सबसे पहले ये जान लेंगे कि समस्थानिक होता क्या है। तो समस्थानिक होता है वैसे एलिमेंट जिसका परमाणु संख्या, जिसका एटॉमिक नंबर मीन्स वैसे एलिमेंट, यहाँ पे वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसको जो बोलते हैं वो समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक तो हो गया यहाँ पे। अब जो है हमको मेनली जानना है क्या कि द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो कौन सी संख्या के अंतर होने की वजह से होता है। तो ऑप्शन इसको देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने की वजह से होता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटॉप्स होता है, 1H1 1H2, है ना, और 1H3 ऐसे करके होता है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन का संख्या जो निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, लेकिन इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 2। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आया, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग हो गया, इसीलिए जो है ये समस्थानिक बन जाता है, इसके द्रव्यमान में भी अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने की वजह से। चलिए दोस्त, इस तरह से जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखकर जाके दूसरे चैनल का वीडियो जाके देखिए कि कोई भी इस तरह से जो है वो एनालिसिस करवाया है, तभी जो है वो हमारे चैनल पे जुड़िए। अगर वो कोई दूसरा एनालिसिस नहीं कराया तभी हमारे चैनल पे जुड़िए। अगर कोई दूसरा भी इससे बेहतर एनालिसिस कराया तो हमारे चैनल नहीं, आप उसी के चैनल पे जाके जुड़िए, ठीक है ना। देख लीजिए आप कंपेयर करके, उसके बाद ही जुड़िए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लिखा है कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, हमको ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से उठाकर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। कौन सा कोशिकांग है जिसके अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन को देखेंगे
28 नंबर का, तो ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है प्लास्टिड। प्लास्टिड के अपने क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। पहले किसमें 16 क्रोमोसोम है, तो उससे जो बन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है उसमें, उस कोशिका में, तो यहाँ पे जो उससे उससे उत्पन्न जो संतति होगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए नंबर, इसमें जो है वो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो 16/2 मीन्स संख्या जो हो जाएगा गुणसूत्रों का 8 हो जाएगा। आप इसके डेफिनेशन से पढ़े होंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो आगे आने वाले पीढ़ी होते हैं, संतति होते हैं, उसमें आधी हो जाती है। चलिए तो इसका आंसर ए नंबर 8 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है दिया गया चित्र किस उत्तक का है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो चित्र है वो ऑप्शन ए में दिया है पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा का ये फिगर बना हुआ है। फिगर भी देखिए, फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए फिगर एक भी नहीं छोड़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिगर सभी को देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो बादाम का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। लिखा है यहाँ पे मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, अस्थि मीन्स हड्डी, मीन्स व्हाट इज द कनेक्शन टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। मसल को बोन से जोड़ता है, वो कनेक्टिव टिश्यू कौन होगा। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन जो है बी नंबर में लिखा है कंडारा। कंडरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंडन, तो टेंडन आप याद रखिए या फिर कंडरा याद रखिए। दोनों, कभी कंडरा ना दे करके टेंडन दे देता है, इसलिए दोनों ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 33 नंबर। लिखा है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उनकी कोशिका संरचना। जीवों के वर्गीकरण की जो मूलभूत लक्षण होती है उसके कोशिका की संरचना होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो नील हरित शैवाल जो है यहाँ पे देखेंगे, तो नील हरित शैवाल जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है मोनेरा ग्रुप से आते हैं, तो मोनेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।